नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लालू प्रसाद को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर 60 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। यह जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने फैसला सुनाया। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था। चारा घोटाले में लालू प्रसाद को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। सीबीआई की तरफ से यह कहा गया था कि लालू प्रसाद जब वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे यह सब कुछ हुआ, यानी ये सब उनकी जानकारी में था। आपको बताते चलें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में सजा हो चुकी है। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है, लेकिन आज इस फैसले के बाद एक बार फिर से जब तक बेल नहीं मिल जाती है उन्हें जेल में ही रहना होगा। लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू को यह 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। के लिए रवाना हो रहे हैं और आइए अब समझते हैं कि डोरंडा कोषागार केस में किसके लिए कितनी सजा सुनाई गई, किसे कितनी सजा मिली है। डोरंडा कोषागार केस में लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जिसको लेकर सबकी निगाहें सुबह से ही कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी कि सजा के तौर पर क्या फैसला। लालू पर कोर्ट ने 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लालू समेत कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई। सबसे ज्यादा जुर्माना जो है वो सप्लायर त्रिपुरारी मोहन पर लगाया गया है। त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 2 करोड़ का जुर्माना देना होगा। ये वो अर्थदंड है जो उन्हें देने होंगे। सप्लायर मोहम्मद सईद को 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। डोरंडा कोषागार केस में लालू को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का अर्थदंड। तो सीबीआई कोर्ट के फैसले पर लालू प्रसाद के वकील ने कहा है कि वे हाईकोर्ट में फैसले को लेकर अपील करेंगे। सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपया जुर्माना। आर्गुमेंट में कुछ रिलैक्सेशन की मांग की थी। देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था। तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है। उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। चारा घोटाले में लालू को सजा मिलने पर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सीएम ने कहा कि चारा घोटाले में केस करने वाले लोग अभी लालू के साथ ही हैं। लोग केस किए थे, अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है। लेकिन केस तो सब लोग किए, कोई इधर है कोई उधर है। एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे, अब फिर उधरे हैं, फिर लौट के आया, फिर चला गया है, तो भी केस करने वाला तो भी आजकल वही है। तो कितने लोग हैं वही हैं, तो केस करने वाले उन्हीं लोगों से पूछिए ना कि केसवा तो आप ही लोग किए थे। और केस करने के बाद जब हुआ और अंत में सब पर जांच वांच शुरू हो गया, तो ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? वो तो हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था उसको सच, तो इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुख्यमंत्री जी कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं, तो हम तो केस वाले हैं नहीं। लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा है और उनको अधिकार है ऊपर जाकर के करना, तो वो अपना करेंगे। हमको इस पर कोई कमेंट नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। न्यायिक प्रक्रिया है, सजा सुनाई गई है। हाँ, लेकिन जिस मामले को लेकर आज जो सजा भुगत रहे हैं वो केस करने वाले लोग आज उन्हीं के साथ हैं। चारा घोटाला मामले में आज लालू को हुई सजा के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लोगों ने हमेशा न्यायालय के फैसले का सम्मान किया है, लेकिन यह फैसला अंतिम कोर्ट का नहीं है। इस फैसले को हम लोग
ऊपरी अदालत में अब चैलेंज करेंगे और पूरा हमें विश्वास है कि यह फैसला पलट जाएगा। तेजस्वी यादव ने सीबीआई पर सवाल खड़े करते हुए यहां तक कहा कि क्या आज सीबीआई बीजेपी की प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। मैं भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव को जैसे ही सजा सुनाई गई, सजा के ऐलान के बाद बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का बयान भी सामने आया। जिन लोगों ने लालू के खिलाफ मुकदमा कराया, आज वो लालू प्रसाद के साथ और सलाहकार हैं, वो बीजेपी को बदनाम करते हैं। पहले भी 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों ने लालू जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यानी श्री शिवानंद तिवारी, श्री वृषण पटेल, श्री प्रेमचंद मिश्रा, वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं और आरोप हम पर लगाया जाता कि फंसा दिया। जब लालू यादव पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुआ, उस समय उनके समर्थन से बनने वाले देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे और जब पहली बार उनको सजा हुई उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया। भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसी की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध बालू खनन मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने खान एवं भूतत्व विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है और जिन 3 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है उनमें सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा का पटना स्थित किराए का मकान है, न्यू सचिवालय स्थित उनका कार्यालय और औरंगाबाद स्थित उनका पैतृक आवास है। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के आवास से 12 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। वहीं सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने अपनी आय से 68.32% अधिक की संपत्ति अर्जित कर रखी है। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा की कुल आय 89,88,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई करने से पूर्व ईओयू ने सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाने में आईपीसी की कई धाराओं में केस तक दर्ज किया। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के पटना स्थित कार्यालय से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आर्थिक अपराध इकाई ने खनन विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के खिलाफ जो है वो छापेमारी की है और 3 ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी की जा रही है। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा का ये कार्यालय है जहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए आर्थिक अपराध इकाई के जो है अधिकारी यहां पहुंचे हैं और यहां पे जो है छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनका जो पैतृक आवास है वहाँ पर भी छापेमारी की जा रही है। पटना में जो उनका किराए का आवास है वहाँ पर भी छापेमारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में इनके खिलाफ जो है जानकारी मिली थी, शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 68% जो है वो आय से अधिक संपत्ति मिला है। लगभग कह सकते हैं कि 88 लाख रुपए की जो है आय से अधिक की संपत्ति इनके यहाँ से जानकारी मिली है, स्रोत मिला है और उसके आधार पे आर्थिक अपराध इकाई जो है ये कार्रवाई कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बालू खनन के मामले में इनके तरफ से जो है काफ़ी अनियमितता की गई थी, बालू माफियाओं को संरक्षण दिया गया था, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है और पूरी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई ने जो है वो खंगाला और उसके बाद जो है इनके खिलाफ जो न्यायालय है वहाँ पे और इनके खिलाफ जो है प्राथमिकी पहले दर्ज किया गया आर्थिक अपराध इकाई थाने में और उसके बाद फिर जो है कोर्ट से जो है सर्च वारंट लिया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने जो है अपने पद का दुरुपयोग किया है और इसके आधार पर जो बालू माफिया हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और इसी के आधार पर इन्हीं बातों का जो सत्यापन है वो आर्थिक अपराध इकाई ने किया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, बालू माफियाओं को सह देने का मामला है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई जो है वो निगरानी के जो अधिकारी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इनके ठिकानों पे 3 ठिकानों पे ये कार्रवाई की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
वहीं औरंगाबाद के योद्धा नगर में भी खनन विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम की छापेमारी चल रही है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है। हालांकि सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के आवास पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। आवास को उन्होंने किराए पर दे रखा है। अब तक आर्थिक अपराध इकाई को क्या कुछ मिला है, यह हालांकि अब तक खुलासा नहीं हुआ है। पटना में सीएम नीतीश का जनता दरबार आज लगा, जहां काफी संख्या में फरियादी पहुंचे हुए थे। सीएम ने आज पथ निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के साथ पंचायती राज और जल संसाधन विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं को सुना। जनता दरबार के बाद सीएम ने जातीय जनगणना पर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी बात कही। सब कास्ट, हर चीज के बारे में कोई अगर अपना सब कास्ट जानता है, कास्ट नहीं जानता है, तो अगल बगल से भी बात करके फिर उससे भी सहमति लेके एक एक चीज के बारे में अनेक प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हो। तो उसी तरह से सब लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, कितना बढ़िया ढंग से किया जा सकता है, किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इस पर मत जाइए। उनका किस ढंग से हुआ, किस ढंग से नहीं हुआ, अपनी जगह। हम लोग तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। तो वो करना चाहते तो क्या हड़बड़ी है, तो होगा ही नहीं का कहां सवाल पैदा होता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज भी बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे हुए थे। इनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। ऐसे में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई। जनता दरबार के बाहर जो फरियादी पहुंचे थे उनमें ज्यादातर पारिवारिक विवाद और जमीन विवाद संबंधित समस्याओं को लेकर आए थे। जायजा लिया संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में आज भी ऐसे कई लोग पहुंचे हैं जो जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इसके पीछे कई कारण हैं। इन लोगों ने या तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनकी बारी नहीं आई है, लिहाजा ये लोग इस इंतजार में हैं कि शायद इनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हो जाए और ये अपनी फरियाद को उन तक रख सकें। अलग अलग समस्याओं को लेकर के देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। कहाँ से आप आई हैं? हम तो आए हैं नालंदा से सर। क्या दिक्कत है? समस्या है, मेरा हस्बैंड, हम लव मैरिज से शादी किए थे। मेरा हस्बैंड पहचानने से भूल गए हैं, पहचानते नहीं हैं और घर जाते हैं धक्का दे के भगा दिया जाता है। और मेरा एक लड़का एक लड़की है और यहाँ बहुत उम्मीद से आए थे कि हम मिलेंगे साहब से, मेरा काम होगा, मगर नहीं होने की वजह से हम अब नहीं कोशिश करेंगे सुसाइड करेला सर। मेरा जमीन विवाद को पूरा विवाद चल रहा है सर। हम बहुत बार आवेदन दे चुके थे बड़े बाबू के थाना में, झाझा थाना में, सुनवाई कुछ नहीं लिया सर। एसपी के पास भेजा, एसपी भी सुनवाई नहीं लिया, बोला कि नहीं कुछ नहीं सुनवाई लेंगे, जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, कुछ नहीं लेंगे सुनवाई। हमको मारपीट भी बहुत किया, घर में आग भी लगा दिया, मतलब कोई सुनवाई नहीं लिया, थाना में भी और एसपी भी नहीं लिया सर। मेरा बच्ची का नाम सिन्हा कुमारी थी। ये कोस्टवेल में ड्यूटी करती थी सिवान में। ये तस्वीर उसी की है, आपकी बच्ची की तस्वीर है? सारा तस्वीर उसी का है। तो उसी का है तस्वीर। एक तस्वीर तो ये जिंदा वाला है, देखिए। ये तस्वीर मुर्दा का दिया हुआ है जिसका हाथ मुंह टूटा हुआ है। देखिए हाथ ऊपर किया हुआ है, हाथ मुंह टूटा हुआ है। गोर की घटना है ये 2019 की घटना है, 1 जून का। देखिए अलग अलग समस्याएं हैं। इनकी बच्ची जो है वो बिहार पुलिस में नौकरी करती थी और उसके बाद उसकी मौत के बाद ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और भी देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त पहुँचे हुए हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समस्याएं हैं और इन सबों की इच्छा है कि एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाए। लेकिन फिलहाल कोविड के कारण गाइडलाइन जारी किए हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वही मुलाकात कर सकते हैं जिनका नंबर आया हो और जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया हो। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना के राजेंद्र नगर पुल के पास रॉन्ग साइड से आ रही पुलिस की गाड़ी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पर सवार एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पत्रकार नगर थाने के प्रभारी पहुंचे, लेकिन आक्रोशित उनसे भी उलझ पड़े।
खबर हाजीपुर से, जहां पर प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए परिजनों ने निजी क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। घटना नगर थाना क्षेत्र के जोहरी बाजार की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान गई, लेकिन मौत के बाद डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने जमकर यहां हंगामा किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई। परिजनों का यह आरोप है कि लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हुई है। आया 5 मिनट के लिए, शाम को रात में आया इमरजेंसी के टाइम, उसके बाद चले गए। वो भी देख के पेशेंट को यहाँ से बोला गया कि आप रेफर कर देते हैं, पटना लेके जाइए। रेफर करने के लिए बोला है कि पटना लेके जाइए। डेड बॉडी है, यहाँ डेट किया हुआ है, वहाँ रेफर करने के लिए बोल रहे हैं। जहानाबाद के मखदूमपुर में सरैया और कंसारा के युवक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। यह सब कुछ थाने के पास हो रहा था। रोड़ेबाजी में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। स्थानीय लोगों ने यह कहा है कि एक दिन पहले दोनों गांव के लड़के बाजार आए हुए थे और इन दौरान ही जब ये दोनों लड़के बाजार में मौजूद थे, इस दौरान बाइक इनकी आपस में टकराती है। तब दोनों को लोगों ने समझाकर यहां से हटा दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से दोनों अपने अपने गांव के लोगों के साथ यहां इकट्ठा हो गए। और देखिए कैसे रण क्षेत्र में तब्दील इस वक्त जहानाबाद की ये सड़क आपको नजर आ रही होगी, जहां पर दुकान और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई दोनों ही तरफ से। हम लोग अपने दुकान पे काउंटर पे काम कर रहे थे। लड़ाई मेरे चाचा जी के बेटे से था, ठीक है। वो सब अपना बहस जो भी कर रहे थे, हम लोग समझा बुझा रहे थे कि भाई नहीं करो। और मेरे काउंटर पे आकर के तोड़ फोड़ करना और ट्रक का भी शीशा तोड़ा और मेरे घर का कांच भी तोड़ा। बहुत मना करते के बावजूद मेरे स्कूटी को भी तोड़ दिया गया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि यूपी चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण और विकास के मुद्दे पर यूपी की जनता बीजेपी से जुड़ी हुई है। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई। 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है। उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियां हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है, और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी, तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी। तो आप देखिए, 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी जी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं। तो अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे न्यूज 18 पर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।